नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम पंचायती राज पढ़ा रहे हैं, जो कि बीपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लगभग 100 में से 65 क्वेश्चन वही आने वाला है। पंचायती राज से संबंधित जो 6-7 टॉपिक दिए उनमें से तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया है, पंचायती राज का आधुनिक स्वरूप। इसका एक पार्ट हमने पढ़ा दिया है। आप इन सारे वीडियोज को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं और वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी मतलब पंचायती राज के आधुनिक स्वरूप का हम सेकंड भाग लेने वाले हैं। पिछले भाग में हमने ग्राम सभा पढ़ाया था, आज हम ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज्यादा ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लाइक करें। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम भी कोई भी न्यूज आती है तो तत्काल प्रभाव से हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। ठीक है, अब आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि बीपीओ का पेड ग्रुप है। बीपीओ का पेड ग्रुप है। अब देखिए, पेड कहने का खाली पेड ग्रुप है। देखिए, सारे क्लासेस तो हम यहाँ पे भी डालेंगे, जैसे यूट्यूब पे ही सारा पढ़ा देंगे। लेकिन अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, जो कि ये है पीडीएफ, देखिए हैंड रिटन है, तो इसको बहुत नॉमिनल फीस में रखा गया है। अगर आपको इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इस वाली टेलीग्राम आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे पेमेंट करके और आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब हम एक बार अपने ग्रुप के बारे में, जो पेड ग्रुप है उसके फीचर के बारे में बता दे रहे हैं। तो जिसमें आपको पंचायती राज के जितना भी सिलेबस है, सारे सिलेबस को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, उसका पीडीएफ दिया जाएगा। साथ साथ उसके बाद यूपीजीके का हम वहाँ पे नोट्स देंगे, उसके बाद साथ साथ कंप्यूटर का भी नोट्स देंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है मॉक टेस्ट। तो हम मिनिमम 10 मॉक टेस्ट वहाँ पे डालेंगे और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि लगभग 20 मॉक टेस्ट डाला जाए। ठीक है, लेकिन मिनिमम 10 मॉक टेस्ट डालेंगे। तो ये रहा हमारे ग्रुप के बारे में, जो कि पेड है और बहुत ही नॉमिनल फीस में। आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो देखिए, हम ग्राम सभा पढ़े थे पिछले में, तो ये आधुनिक स्वरूप में अब हम आज ग्राम पंचायत का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब ऐसे ग्राम पंचायत का डिस्कशन करेंगे, फिर क्षेत्र पंचायत का, फिर जिला पंचायत का, फिर देखेंगे और सारे प्रावधान जो भी हैं, जो भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है वो हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब जल्द से जल्द सिलेबस को खत्म करेंगे। अब पेपर से पहले आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ग्राम पंचायत क्या होता है। गांव के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत कहते हैं। जैसे देखिए, ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा है। मान ली ग्राम सभा में बहुत सारे लोग हैं, 1000 लोग हैं। अब इनमें से कोई एक या दो लोग इलेक्शन लड़ लेंगे। अब सारे लोग इनको वोटिंग कर देंगे। वोटिंग करने के बाद जो जीतेगा वही ग्राम पंचायत बना देगा। ठीक है, अब ग्राम पंचायत देखिए, जानते हैं ना कि प्रधान रहते हैं, कुछ सदस्य रहते हैं, उनको ग्राम पंचायत कहते हैं। मतलब ग्राम सभा से छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। यह एक प्रशासनिक एवं प्रबंधनीय निकाय है। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है, तो प्रशासनिक एवं प्रबंधनीय निकाय है। यह एक कार्यपालिका की भूमिका में। ठीक है, और ग्राम सभा बताया था कि वो निगरानी करती है ग्राम पंचायत के कार्यों को। और अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता ग्राम प्रधान द्वारा। अब इसमें क्या क्या होते हैं, देखिए ग्राम पंचायत में, देखिए पंचायत है, प्रधान नहीं है, ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं, तो ग्राम प्रधान प्लस सदस्य होते हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान प्लस सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या। अब देखिए, सदस्य रहते तो हैं, लेकिन कितने कितने सदस्य रह सकते हैं, तो देखिए जनसंख्या के हिसाब से सदस्य निर्धारित होते हैं। अगर देखिए किसी गांव की ग्राम सभा की जनसंख्या 1000 तक है तो उसमें 9 सदस्य होंगे। अगर 2000 तक है तो 11 सदस्य होंगे। अगर 3000 तक है तो 13 सदस्य होंगे। और यदि 3000 से ज्यादा सदस्य हैं तो 15 तक होंगे। ठीक है, तो सिंपली याद कर लेंगे, ये पूछ सकता है आपसे। सिंपली आपको याद करना है कि 1000 तक है तो 9 सदस्य, 2000 तक है तो 11 सदस्य, 3000 तक है तो 13 सदस्य, और 3000 से ज्यादा है तो 15 सदस्य होंगे। ठीक है, अब इसके बगल में हम देख सकते हैं, ये साइड में क्या है कि 1000 की जनसंख्या पर, देखिए 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ठीक है, 1000 की जनसंख्या होती है तो उसमें ग्राम सभा का गठन हो जाता है और वही वोटिंग, मतलब कि एक ग्राम पंचायत गठन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ग्राम पंचायत कौन कौन होता है? प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, सदस्य होता है। देखिए, उप प्रधान जो होता है वही कोई पद नहीं है, लेकिन देखिए किसी सदस्य को प्रधान द्वारा उप प्रधान का दर्जा दे दिया जाए। जैसे जानते हैं ना कि उप मुख्यमंत्री कोई होता नहीं है, वो मंत्री ही होता है, लेकिन उसको एक दर्जा दे दिया जाता है कि आप उप मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह से प्रधान के अलावा उप प्रधान होता है, जो प्रधान द्वारा किसी सदस्य को उप प्रधान बना दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में देखेंगे क्या है। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक माह में एक बार। ठीक है, प्रत्येक माह में एक बार, किंतु बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक माह में एक बार होना चाहिए, लेकिन कोई भी बैठक के बीच में 2 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। और ग्राम सभा में हमने क्या बताया था कि 1 साल में 2 बैठक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें प्रत्येक माह में एक बैठक होनी चाहिए। और किसी भी बैठक, जैसे मान लिया एक बैठक आपकी जुलाई में हुई, तो दूसरी बैठक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अगस्त में सितंबर में हो रही है, क्योंकि 2 माह का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त में होनी है। अब कब होगी वो लास्ट में हो सकती है, लेकिन प्रत्येक माह में होती है और 2 माह से ज्यादा का समय नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत की बैठक कितनी होती है, तो आप अगर पूछ सकता है कि 1 माह में कितनी होती है, तो 1 माह में 1 होती है, और 12 माह में कितनी होती है, तो 12 बैठक होती है। ठीक है, मिनिमम है। अब बाकी चाहे जितना बैठक बुलाया हो तो ग्राम प्रधान के ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है, अब बैठक कहाँ पे होती है, तो बैठक कार्यालय में होती है, जो भी पंचायत कार्यालय बना होता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक की सूचना। अब सूचना कैसे दी जाती है, जैसे बैठक होने वाली है तो कैसे सदस्यों को पता चलेगा कि बैठक हाँ होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए देखो दिया हुआ है कि बैठक की सूचना, देखिए बैठक की सूचना 5 दिन पूर्व सदस्यों को दी जाएगी। तो कितने दिन पूर्व दी जाएगी, 5 दिन पूर्व। और ग्राम सभा में कितने दिन पूर्व बोला गया था, 15 दिन पूर्व। तो यहाँ पर सदस्यों को 5 दिन पूर्व अवगत कराया जाएगा कि हाँ ये बैठक होनी है। अब ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम प्रधान द्वारा बुलाई जाएगी। तो पता है सबको, ग्राम पंचायत की बैठक में बैठक के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित हस्ताक्षर द्वारा बैठक बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित हस्ताक्षर कर बैठक बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा जाएगा। ठीक है, अगर 1/3 सदस्य ग्राम पंचायत के जो ग्राम सदस्य चुने गए हैं, अगर वो एक हस्ताक्षर करके एक पत्र लिखते हैं और प्रधान को देते हैं तो उनको प्रधान को बैठक बुलाना होगा। और ये बैठक कितने दिन के अंदर बुलानी होगी, तो ये बैठक आपको ये प्रधान को 15 दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी। ठीक है, 15 पत्र मिलने के बाद 15 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य होता है। और 1/3 सदस्य अगर हस्ताक्षरित करके प्रधान को दे देते हैं तो ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर कोई बैठक प्रधान बुला रहा है तो 5 दिन पहले सदस्यों को सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करेंगे आप। अब देखिए बैठक बुला लिया गया है, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैठक तो आ गई है, बैठक बुला ली गई है, लेकिन अब इसमें गढ़पूर्ति क्या, गढ़पूर्ति मींस कि कितने लोग मिनिमम इकट्ठा हो जाएं कि बैठक को शुरुआत कर दी जाए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखिए गढ़पूर्ति में क्या क्या है, ये ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों का अगर 1/3, तो इसमें प्रधान भी शामिल है, प्रधान शामिल है। अगर 1/3 सदस्य लोग अवेलेबल हो जाए, जैसे मान लिया 15 सदस्य है, ठीक है, 15 सदस्य किसी पंचायत में 3000 से ज्यादा जनसंख्या है, तो 1/3, अगर 3 × 15 5 प्रधान सहित अगर 5 सदस्य इकट्ठा हो जाते हैं तो ग्राम पंचायत की गढ़पूर्ति पूरी हो गई। मतलब कि अब बैठक का संचालन हो सकता है और बैठक कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया गढ़पूर्ति। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट दिया हुआ कोरम के संबंध में कि अगर गढ़पूर्ति ना हो, गढ़पूर्ति ना हो तो क्या है, कोरम पूर्ण ना होने पर बैठक नहीं होती है, कोरम ना पूर्ण होगी तो बैठक नहीं होगी। और दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है जिसमें ये कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लें कोरम ना हुई पहली दिन बैठक, 1/3 सदस्य नहीं उपस्थित हुए तो बैठक नहीं होगी। लेकिन अगर दोबारा सूचना देके अगर बैठक बुलाई जाती है तो बिना कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, फिर बैठक होगी। ठीक है, वो डेफिनेटली होगी। ठीक है, पहली बार खाली कोरम की आवश्यकता होती है और दोबारा कोरम की आवश्यकता कोई नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन कर देता है। अब देखिए अध्यक्षता का एक क्रम दिया हुआ है कि अध्यक्षता का क्रम कौन अध्यक्षता कर सकता है। देखिए एक क्रम दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत के बैठक की अध्यक्षता सभी लोगों को मालूम है कि कौन करता है, ग्राम प्रधान करता है, ग्राम प्रधान। लेकिन अगर ग्राम प्रधान किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो कौन करेगा, ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य करेगा। ठीक है, कोई सदस्य एक मनोनीत कर दिया जाएगा ग्राम प्रधान द्वारा कि आप बैठक की अध्यक्षता कर लेंगे हमारी अनुपस्थिति में। अगर मान लो वो भी नहीं होता है, सदस्य भी अनुपस्थित होता है मनोनीत, तो सहायक विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत सदस्य, मतलब एडीओ पता है ना, एडीओ ब्लॉक में होते हैं, एडीओ द्वारा कोई सदस्य नामित कर दिया जाएगा जो कि अध्यक्षता करेगा ग्राम पंचायत की। लेकिन मान लिया वो भी ना हो, मान लिया एडीओ द्वारा भी नामित सदस्य भी ना हो, ग्राम प्रधान नामित सदस्य ना हो, तो ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थित किसी सदस्य द्वारा, अगर ये दोनों ना हो तो किसी जो भी बैठक में उपस्थित सदस्य है उन्हीं में से किसी एक सदस्य को चुन लिया जाएगा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। ठीक है, देखिए अब क्या बात है, देखिए सिंपली सुनेंगे आप लोग कि पहले अगर ग्राम प्रधान अध्यक्षता करता है, अगर वो अनुपस्थित हो तो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत सदस्य करेगा, और अगर मनोनीत सदस्य भी ना हो तो एडीओ जो सहायक विकास अधिकारी द्वारा एक मनोनीत सदस्य होगा उसके द्वारा किया जाएगा। अगर वो भी अनुपस्थित ना हो तो बैठक में उपस्थित जो भी सदस्य होंगे उनमें से किसी एक को अध्यक्षता सौंप दी जाएगी। ठीक है, अब ये हो गया अध्यक्षता के बारे में। अब ग्राम प्रधान एवं उसके दायित्व के बारे में, ठीक है, ग्राम प्रधान एवं उसके दायित्व के बारे में हम देखने वाले हैं। ग्राम प्रधान एवं उसके दायित्व, अब देखते हैं ग्राम प्रधान एवं उसके दायित्व के बारे में। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ग्राम प्रधान के दायित्व का वर्णन क्या किया गया है, तो देखिए इसका वर्णन होगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के नियम संख्या 47 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत के प्रधान का दायित्व का वर्णन नियम संख्या 47 में है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पंचायत की निम्न 3 समितियां होती हैं, जो समितियां होती हैं उन्हीं के माध्यम से जो ग्राम पंचायत होती है वो कार्य करती है। तो कौन कौन सी 3 समितियां हैं जो कि प्रधान का मतलब कि मुख्यतः उसमें प्रधान अध्यक्ष होता है, तो ये पंचायत के दायित्व में से आता है। पंचायत के निम्न 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधान करता है, वह समितियां निम्न है। तो कौन कौन सी समितियां हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधान करता है, तो ये पहली समिति कौन सी है, तो पहली समिति आपकी है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी है शिक्षा समिति और तीसरी प्रशासनिक समिति। नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति एवं प्रशासनिक समिति, इसकी बैठक इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी बैठक प्रधान द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसके अलावा जो भूमि प्रबंधन समिति एवं ग्राम स्वराज समिति की बैठक भी की अध्यक्षता भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये दायित्व के बारे में दिया हुआ था कि किसकी अध्यक्षता करता है। तो आपको तीनों समितियां याद रखनी है, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति एवं प्रशासनिक समिति। इसके अलावा भी भूमि प्रबंधन समिति, ग्राम राजस्व समिति की बैठक भी अध्यक्षता प्रधान द्वारा की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम प्रधान के मानदेय एवं अन्य भत्ते के बारे में अगर पढ़ते हैं तो अगर इसके भत्ते के बारे में देखा जाए कि कितना इनको मिलता है, पैसा क्या मिलता है, अगर ये प्रधान बन रहा है तो क्या मिलेगा। तो प्रधान को प्रतिमाह कितना मिलता है, 5,000 रुपया। 5,000 रुपये की व्यवस्था है। अब 5,000 रुपया तो मिलता है ये भत्ता के रूप में। यात्रा एवं अनुषंगिक व्यय के रूप में 15,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलता है। मतलब कि 15,000 रुपया प्रतिवर्ष यात्रा उत्रा के लिए मिलता है कि कहीं गया आया, किसी पंचायत के कार्य से गया तो उसके लिए मिलता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, प्रधान आकस्मिक खर्च हेतु, देखिए आकस्मिक खर्च हेतु 5,000 रुपए नगद अपने पास रख सकता है। मतलब प्रधान 5,000 रुपया आकस्मिक खर्च, मतलब कोई आकस्मिक खर्च आ गई, मतलब कुछ भी कहीं पर कुछ हो गया, कोई आपदा आ गई, तो आकस्मिक खर्च हेतु वो 5,000 रुपया निकाल सकता है। ठीक है, अब ये आकस्मिक खर्च कैसे निकला, यह व्यय ग्राम निधि में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत अनुदान में से किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5,000 रुपया कहाँ से किया जाएगा, तो ये कहा ये ग्राम निधि से राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत अनुदान में किया जाएगा। देखिए राज्य वित्त आयोग जो होता है कुछ पैसा आवंटित करता है ग्राम सभा को, तो उसमें उसी में से ये 5,000 रुपया आकस्मिक निधि के रूप में खर्च किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया। अब हटाने की प्रक्रिया क्या क्या है, देखिए पंचायती राज उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 की धारा 14 नियम संख्या 33B खा। ठीक है, अब ये 33B खा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का नियम इसमें है पंचायती राज नियम की पंचायती राज नियम 1947 की धारा नंबर 14 नियम संख्या 33 का बी या खा कोई भी आ सकता है। तो इसके तहत ग्राम प्रधान को आप हटा सकते हैं। आप कैसे हटा सकते हैं एक बार देखेंगे। ग्राम प्रधान को हटाने का 3 प्रकार की विधियां हैं, ये स्वयं त्याग पत्र दे दो, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, या ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, या आरटीआई लगाया जाए कि ये प्रधान बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, और फिर उसके बाद डीपीआरओ या डीएम द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो 4 प्रकार की विधियां हैं जो जिससे प्रधान को हटाया निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम एक एक विधियां देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे आ सकता है ग्राम प्रधान के ऊपर। ठीक है, तो पहली विधि है आपकी, पहली विधि है कि अगर वो स्वयं से त्यागपत्र दे दे, तो स्वयं से त्यागपत्र तो दे ही सकता है। अगर प्रधान जिला पंचायती राज अधिकारी के पास जाएगा, जिला पंचायती अधिकारी को लिखित त्यागपत्र की सूचना देगा। त्यागपत्र 7 दिन के भीतर, देखिए 7 दिन के लिए डीपीआरओ के पास रखा रहता है। उसके बाद 8वें दिन प्रधान को पद से रिक्त कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब 7 दिन तक डीपीआरओ जो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर होगा वो उनके एप्लीकेशन को रखा रहेगा। जब 7 दिन तक उनको पूरा विचार करने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर वो नहीं करते तो 8वें दिन उनका पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, तो ये त्यागपत्र द्वारा हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्राम पंचायत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधान को हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है इसको देखते हैं। देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाकर मतलब पंचायत द्वारा, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों का 1/3 हस्ताक्षर कर प्रस्ताव को डीपीआरओ को भेजेगा। मतलब 1/3 सदस्य जो भी, जैसे मान लिया 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य ग्राम सभा में है, तो उसमें से 5 सदस्य साइन करेंगे, हस्ताक्षर और एक पत्र लिखेंगे और डीपीआरओ को भेज देंगे। ठीक है, डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर जो कि जिले पे होता है उसको भेज देंगे पत्र को कि हमको प्रधान को हटाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, प्रस्ताव मिलने के 1 माह या 30 दिन के भीतर डीपीआरओ बैठक बुलाएगा। ठीक है, अब 30 दिन के भीतर डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर है वो एक बैठक बुलाएगा। 30 दिन के भीतर उसको बैठक बुलाना ही होगा कि जो एप्लीकेशन आया हुआ है प्रधान को हटाने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बैठक बुलाया गया। अब ग्राम पंचायत के सदस्यों का 2/3 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन दे दे तो ग्राम प्रधान हट जाएगा। अब इसे बैठक बुलाया जाए और उसमें से 2/3 सदस्यों ने वोटिंग कर दिया प्रधान के खिलाफ और प्रस्ताव के समर्थन में कि हाँ प्रधान को हटाना चाहिए, तो प्रधान को हटा दिया जाएगा। ठीक है, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा और अब नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। अब यदि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाए, मान लिया, अब ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि बैठक बुलाए डीपीआरओ और अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाए, मतलब 2/3 लोग वोटिंग ना करें प्रधान के खिलाफ, तो क्या होगा फिर। अगर ना ऐसा ना हो, मतलब कि यदि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाए और दोबारा 1 वर्ष बाद यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो मान लिया कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं प्रधान के खिलाफ, तो 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक बार पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि अगर किसी के प्रधान के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो दोबारा कितने साल में, कितने माह में फिर से दोबारा लाया जा सकता है। तो आप दे सकता है 1 माह में, 2 माह में, 12 माह में, तो आप क्या लगाएंगे 12 माह में, मतलब 1 वर्ष में। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके नीचे वाला पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, देखिए अविश्वास प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब प्रधान के 2 वर्ष हो चुके हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया कभी इलेक्शन हुआ, देखिए अभी 2021 में इलेक्शन हुआ है, 21 में इलेक्शन हुआ प्रधान का। ठीक है, अगर 21 में इलेक्शन हुआ है तो 2022
वो अगर 2023 अगर हो गया, अब देखिए 2024 चल रहा है ना, अब इस समय अगर किसी ग्राम पंचायत के प्रधान के ऊपर आप अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहें तो ला सकते हैं। 2 साल अगर वो निर्वाचित जिस समय से हुआ प्रधान, तो उसके 2 साल बाद से ही आप अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ ला सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन के रूप में बीपीओ के एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप ग्राम अविश्वास प्रस्ताव पास, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो बचे अवधि के लिए नए पंचायत का गठन किया जाता है। बचे हुए अवधि के लिए नए पंचायत का गठन किया जाता है। यदि प्रस्ताव पास हुआ, यदि प्रस्ताव पास ग्राम पंचायत के पास 5 वर्ष के कार्यकाल में 6 माह से कम की अवधि बची हुई है तो पूरा ग्राम पंचायत भंग हो जाएगा। देखिए क्या होगा, इसे मान लिया प्रस्ताव पास हो गया, तो प्रस्ताव पास हो गया और 6 माह से ज्यादा का चुनाव टाइम है, अभी मान लिया कि 1 साल का टाइम बचा हुआ है अभी प्रधानी में इलेक्शन होने में, तो फिर से नई ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 6 महीना से कम टाइम बचा हुआ है, मतलब 6 महीना बाद इलेक्शन होने वाला है, 6 महीने से कम टाइम बचा है, तो फिर वो पूरी पंचायत भंग कर दी जाएगी। जब नए सिरे से इलेक्शन होगा तो उसमें ही सम्मिलित किया जाएगा पूरे 5 साल के लिए, ठीक है। तो जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए नई इलेक्शन होगा, ठीक है। तो वही पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नया ग्राम पंचायत गठन अगले 5 वर्ष के लिए किया जाएगा, वही बताया अभी आपको। अब तीसरा पॉइंट है, ये तो हो गया ग्राम पंचायत द्वारा, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा क्या करना है कि देखिए, ग्राम पंचायत के द्वारा अगर प्रधान को हटाना है तो क्या होगा कि 1/3 सदस्य हस्ताक्षर करके डीपीआरओ के यहाँ भेजेंगे। डीपीआरओ 15 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा, 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा। अब 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा, वहां पे सब लोग जाएंगे, 2/3 बहुमत से अगर वोटिंग कर देते हैं प्रधान के खिलाफ तो प्रधान हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब उसमें कंडीशन होती है कि अगर प्रधान नहीं हटता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो आप अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर आप 1 साल बाद ये अविश्वास प्रस्ताव दोबारा ला सकते हैं। और मान लिया और अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा, तो जब जो प्रधान होगा, नियुक्त जो प्रधान होगा, मतलब कि जो चुना जाएगा प्रधान, अगर उसके 2 साल पूरे हो गए होंगे तभी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपका है ग्राम सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव। अभी आप लोग को पता है कि ग्राम सभा जो होती है ग्राम पंचायत से बड़ी इकाई है, ठीक है। तो ग्राम सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, अब ये कैसे होता है, यह तब आता है जब पूरा ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब ग्राम प्रधान भ्रष्ट हो, तो सदस्यों द्वारा लाया जाता है। लेकिन जब ग्राम सभा द्वारा कब लाया जाता है, जब पूरे पंचायत मतलब सदस्य और प्रधान जब सब मिले हो तब ग्राम सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब किस तरह से लाया जा सकता है देखिए, ग्राम सभा के सदस्यों का 1/2 हस्ताक्षर कर लिखित डीपीआरओ को प्रस्ताव भेजेंगे। मतलब इसमें 1/2 सदस्य हैं। मान लिया 500 मतलब 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं ग्राम सभा में। अब 1000 में से अगर 1/2 मतलब 500 लोग साइन करके विथ लिखित एक साइन करके डीपीआरओ के यहाँ प्रस्ताव भेजते हैं कि ये पूरी पंचायत ही भ्रष्ट है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब आगे देखते हैं। 1/2 सदस्य, इसको याद रखेंगे कि 1/2 सदस्य। फिर क्या होगा कि प्रस्ताव पाते 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा, ठीक है। डीपीआरओ 30 दिन के भीतर बैठक, फिर से इसमें भी 30 दिन के भीतर ही बैठक बुलाया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन बैठक की सूचना, अब देखिए, लेकिन बैठक की सूचना 15 दिन पहले प्रधान को दी जाएगी, ठीक है। लेकिन 30 दिन में बैठक जो बुलानी है इसकी सूचना पहले 15 दिन पहले प्रधान को दी जाएगी, प्रधान और सदस्यों को दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ ग्राम सभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। 15 दिन पहले ही ग्राम प्रधान को अवगत करा दिया जाएगा कि आपके खिलाफ आया हुआ है, ठीक है, मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव आया होगा। अब मान लिया बैठक आ गई, बैठक बुलाई जाती है। अब कोरम क्या होगा, जैसे कोरम मतलब कि अगर बैठक डीपीआरओ के यहाँ हुई, फिर उसमें कोरम क्या होगा कि मतलब कितने लोग मिनिमम उपस्थित हो कि बैठक को शुरू कर दिया जाए, संचालित किया जाए। तो कितना कोरम होगा, तो कोरम होगा आपका 1/3 सदस्य ग्राम सभा का, 1/3 सदस्य। मतलब कि अगर 900 लोग हैं तो 1/3 मतलब 300 लोग मिनिमम उपस्थित होंगे तभी बैठक को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मिनिमम कोरम इतना होता है। अब बैठक में ग्राम सभा के 2/3 सदस्यों प्रस्ताव का समर्थन देते हैं। अगर इसमें भी 2/3 सदस्य अगर ग्राम सभा के प्रस्ताव का समर्थन देते हैं, मतलब 1000 मतलब 900 लोग अगर हैं तो 900 का 2/3 अगर मतलब कितना देखा जाए तो लगभग 600 लोग अगर प्रधान के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं ग्राम सभा के, तो क्या होता है कि प्रधान पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 1/3 सदस्य, पहले तो 1/2 सदस्य डीपीआरओ को पत्र लिखेंगे, 30 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाएगी, 15 दिन पहले प्रधान को सूचित कर दिया जाएगा कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। अब वहां पे कोरम 1/3 होगा, 2/3 सदस्य अगर वोटिंग कर देते हैं प्रधान के खिलाफ तो प्रधान को पद से हटा दिया जाएगा। अब चौथा जो पैटर्न है आपका प्रधान को हटाने का, चौथा है कि शिकायत द्वारा। अब शिकायत कैसे होगा, ग्राम प्रधान द्वारा आप आरटीआई लगाएंगे कि आपने ये काम कराया, कैसे कराया है, कैसे, तो आरटीआई अधिनियम 2005 द्वारा आप ग्राम प्रधान के ऊपर आरटीआई लगाएंगे और प्रधान से लिखित में ब्यौरा प्राप्त करेंगे कि आपने ये काम कराया है तो इसमें कितना कितना रुपया लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लिखित ब्यौरा प्राप्त करेंगे, इसी आधार पर आप डीएम कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं कि हमारा प्रधान भ्रष्ट है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी आधार पर डीएम कार्यालय में आप शिकायत करेंगे, जांच में अपराधी होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और प्रधान को पद से निष्कासित कर दिया जाएगा, ठीक है।
अब पंचायत सदस्य में से एक व्यक्ति उप प्रधान के लिए के पद पर विभाजित होता है। अभी बताया था कि उप प्रधान क्या होता है। उप प्रधान कुछ होता नहीं है। देखिए, प्रधान तो एक चुना हुआ, प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ ग्राम सभा द्वारा है, लेकिन उप प्रधान क्या होता है? देखिए, उप प्रधान जैसे किसी सदस्य में से प्रधान द्वारा एक लोग को अपॉइंट कर दिया जाता है कि ये मेरे सहायक होंगे, उप प्रधान होंगे, तो उस उप प्रधान को सदस्य ही है, लेकिन उसको प्रधान द्वारा शक्तियां दे दी जाती है। ठीक है। अब पंचायत के सदस्य, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए। अब देखिए, लोकतंत्र में सबसे छोटा चुनाव जो होता है सदस्य का चुनाव ही होता है। लोकतंत्र में, अगर कहीं लोकतंत्र है, अब देखिए भारत में अगर लोकतंत्र की व्यवस्था में सबसे छोटा चुनाव सदस्य का होता है। उसके ऊपर फिर प्रधान, उसके ऊपर आप जानते हैं बीडीसी, उसके ऊपर जिला पंचायत सदस्य, उसके ऊपर आप विधायक, सांसद, उससे तो अलग चीज है। ठीक है। अब स्थायी समितियां इसमें कौन कौन सी हैं? तो ये जो हो गया अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अब अविश्वास प्रस्ताव के आगे वाला जो भी है अविश्वास प्रस्ताव के आगे जो भी है, अब जैसे कि ये समितियां हैं, 6 समितियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 6 समितियों के बारे में, और समितियां जो भी 6 समितियां होती हैं, उसके अलावा पंचायतों की शक्तियां, जो कि पंचायत की शक्तियां हैं, तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। हम अभी वीडियो लगभग 22 मिनट है, तो अभी देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम क्षेत्र पंचायत पढ़ा पाएंगे, इसको खत्म कर देंगे। अब अस्थायी समितियां कितनी होती है? 6 समितियां होती है। ठीक है, 6 समितियां, अस्थायी समितियां कितनी होती है? मतलब ग्राम पंचायत के अंदर 6 समितियां बनाई जाती हैं, जिसके माध्यम से प्रधान और उसकी पंचायत के जो भी लोग हैं वो कार्य को संचालित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। अध्यक्षता कौन करता है? पंचायत के सदस्यों द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। मतलब सदस्य में से किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब सदस्य भी कोई छोटा पद नहीं है। ठीक है। निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य कार्य समिति और जल प्रबंधन समिति। अभी इससे पहले बताया था कि 3 समितियां जो है जिसकी अध्यक्षता प्रधान द्वारा की जाती है। ठीक है। अब 6 अस्थायी समितियों में से 6 अस्थायी समितियों का सदस्य होता है। ठीक है। अब सदस्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो पंचायत के सदस्य हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि 6 सदस्यों में से 3 जो होती है समितियां, उनके वो अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, प्रधान द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पंचायत सदस्य भारत का सबसे छोटा चुनाव। अभी बताया था ना कि पंचायत सदस्य का चुनाव जो भारत का सबसे छोटा चुनाव है। पूछ सकता है ना कि भारत का सबसे छोटा चुनाव जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है वो कौन सा चुनाव है? तो दे देगा ग्राम प्रधान का चुनाव, ग्राम सदस्य का चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। तो आपको लगाना होगा पंचायत सदस्य का चुनाव जो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे छोटा चुनाव है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पंचायत सदस्य का कोई पारिश्रमिक नहीं होता है। पारिश्रमिक जैसे प्रधान को दिया जाता है ना 5000 रुपया, 5000 रुपया दिया जाता है, 15000 रुपया यात्रा भत्ता दिया जाता है, आकस्मिक भत्ता 5000 रुपया दिया जाता है, लेकिन सदस्यों का कोई भी पैसा नहीं होता, लेकिन इसीलिए सब कुछ नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेता बनने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट होता नहीं है। यह 3 समितियों का अध्यक्ष पद पर कार्य कर सकता है। तो अभी बताया कौन कौन सी समितियां हैं? तो निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति इसके हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि पंचायत की शक्तियां कहां पे वर्णित है? तो 243 अनुच्छेद 243 के जी में या 6 में पंचायत की शक्तियों का वर्णन किया गया है। 6 समितियों में है ये शक्तियां, 6 समितियों में विभाजित की गई है और इसमें 29 विषय शामिल है। ठीक है, 29 विषय को शामिल किया गया है। ठीक है। अब 29 विषय कौन कौन से हैं? हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है अनुच्छेद 243 के झा के अंदर, जी के अंदर कौन कौन से विषय हैं, तो इसको फटाफट हम पढ़ लेते हैं और क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें 29 विषय कौन कौन से हैं। तो 29 विषय के अंतर्गत आपका देखिए, कृषि जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार है, भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी या भूमि संरक्षण। अब तीसरा देखते हैं क्या है? लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल विभाजक क्षेत्र का विकास। चौथा पशुपालन, डेयरी या कुक्कुट पालन। 5वां है मत्स्य उद्योग। 6वां है कि सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। 6वां है कि लघु वन उपज। 8वां है लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। ठीक है। खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन और चारा। आगे बढ़ते हैं। 13वां पॉइंट है सड़कें, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अब आगे बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन भी पंचायत का विषय। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा आती है, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा और पुस्तकालय बनाना, मतलब पंचायत के अंदर पुस्तकालय बनाना, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले लगवाना, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औद्योगशाला भी आती है। परिवार कल्याण मतलब परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है। दुर्बल वर्गों का विशिष्टता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब जो कोटा वाला राशन होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 28 नंबर पे है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 28 नंबर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि कोटे से मिलता है ना, अनाज मिलता है, वही है। तो वो भी पंचायत के 29 विषयों में शामिल है। सामुदायिक अस्थियों का अनुसरण। ठीक है।
तो ये रहे आपके 29 पॉइंट जो भी है ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो 243 के जी के अंदर जो भी 29 पॉइंट है उनका हमने उल्लेख कर दिया। आप इसको क्या करेंगे कि खाली बस इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास जो कि आधुनिक स्वरूप के बारे में जो सेकंड क्लास थी हमारे, इसमें हमने आज ग्राम पंचायत को पूरा डीपली अध्ययन किया, उसमें आप विश्वास प्रस्ताव कैसे लाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बताया हमने, ठीक है। तो आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें हम इसका पीडीएफ डालते हैं, ठीक है। जो आप इसका वीडियो अब तक हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इस पे आप कांटेक्ट करेंगे और इसके माध्यम से आप नॉमिनल फीस में हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप देखिए पेड ग्रुप में क्या क्या हम बताते हैं कि पंचायती राज का सारा सिलेबस हम पढ़ाएंगे, वहाँ पे हमारा पीडीएफ डाला जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ हम यूपी जीके का भी नोट्स डालेंगे और उसके साथ साथ कंप्यूटर के भी नोट्स डालेंगे। साथ साथ हम मिनिमम 10 मॉक टेस्ट पे डालेंगे और उसके साथ साथ अगर हम कोशिश करेंगे कि 10 से 20 मॉक टेस्ट हो। अब जब पंचायती राज का सिलेबस जब खत्म हो जाएगा, जब सारा चीज हो जाएगा, वहां पे टेस्ट सब दे दिया जाएगा, तो हम क्विज के माध्यम से कोशिश करेंगे कि पेड ग्रुप में क्विज के माध्यम से आपको पंचायती राज का क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कराया जाए, ठीक है। तो ये हमारे पेड बैच के बारे में, जो पेड ग्रुप है उसके बारे में डिटेल रहा है, ठीक है। आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लाइक कीजिए, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।